हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। 2-4 दिन आपका क्लास डिस्टर्ब भी रहा। इसके लिए देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में ये बात बताया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी ऑफलाइन के साथ साथ, ताकि यदि कोई भी स्टूडेंट्स यदि नया है और उसका कोई भी लेसन छूटा हुआ है तो यहाँ से वो कंप्लीट कर सकता है। जिसमें मैंने छोटा सा सिलेबस बताने के लिए एक लॉ ऑफ मोशन का मैंने वीडियो डाला था, और बारी बारी से जिसका भी पीडीएफ मेरे पास तैयार है मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके अधिक से अधिक पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए एक बात मैं आपको बता दूँ कि सिलेबस पे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आप सबको पता भी होगा, आप सब देखे भी होंगे। चलिए थोड़ा आगे की बात करते हैं। अगर बाई चांस आपको एक बात बता दें कि ये जो BSEB है, इसको पढ़ाने के लिए स्पेशल इजी फिजिक्स बाई NK सिंह, इस चैनल के नाम से आप ऑलरेडी परिचित होंगे, इसलिए आपको बताना क्या है। आप चलिए आगे की बात करते हैं। हम लोग अध्याय 5 की बात करते हैं, क्योंकि क्लास में यही लेसन चल रहा था, आप सब लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो यदि इसके पहले वाला वीडियो जो लोग देखे हैं बहुत बढ़िया, नहीं देखे हैं तो आप यहां से देख सकते हैं। 2 मिनट हम टाइम लेते हैं इसके लिए। हम लोग इस लेसन में कौन कौन क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बस विराम क्या है, गति क्या है, इसको सीखेंगे। बल की बात करेंगे, जड़त्व की बात करेंगे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम की बात करेंगे, उसके बाद द्वितीय नियम की बात करेंगे। ये सारी चीज मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम लोग तृतीय नियम सीखेंगे, ये क्या होता है, क्या बताता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आप देखेंगे तो संवेग संरक्षण के नियम क्या होता है, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए बारी बारी से हम लोग टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा। चलिए आते हैं पॉइंट। देखिए मैंने ऑलरेडी इसके पहले आपको बताया था, शायद आपको भी याद होगा, इसके पहले जब हम पढ़ा रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गति क्या है, तो इसमें आप 2 पार्ट देखेंगे, एक कैनेमैटिक्स और एक डायनेमिक्स। तो कैनेमैटिक्स में आपको पता होगा कि कैनेमैटिक्स के बारे में हम लॉज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम क्वांटिटी जैसे में आपका डिस्टेंस हो गया यानी दूरी क्या होता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद आप देखेंगे तो चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी कैनेमैटिक्स में। मैंने बताया था कि ये जो आप डायनेमिक्स की बात करेंगे तो इसमें हम लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं कि यदि ये हुआ तो क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैंने आपको शायद ये बात याद होगा कि मैंने आपको ये चीज बताया था कि गति समझने से पहले 1-2 बातें समझना अति आवश्यक है, और आप लोग जानते भी होंगे 9th क्लास में भी इन बातों का डिस्कस किया गया हो। सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि आप गति में हैं कि विराम, तो मैक्सिमम लोगों का ये आंसर होगा, कुछ लोग बोलेंगे गति में है, कुछ लोग बोलेंगे विराम में है। लेकिन सबसे पहला चीज कि गति और विराम बताने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगर आप ये बिना जाने अगर इसका आंसर दे रहे हैं कि आप गति में हैं कि विराम में हैं, तो आपका ये आंसर सूटेबल नहीं। आपको इन बातों को बताने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज जानना है कि मूल बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। जब तक यदि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हो तो आपकी परिभाषा भी गलत हो सकती है। इसलिए आपको रेफरेंस पॉइंट यानी मूल बिंदु, कहीं के निर्देश बिंदु भी इसको लिखा गया है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और 2 मिनट इस पे डिस्कस होगा, ठीक है। तो हम लोग जहां से, जैसे में कि यदि कोई पूछे तो आप उससे एक ही बात पूछेंगे, यदि आप रेस्ट में कहीं हैं, अगर सन के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो हम हमेशा 24 आवर्स मूव करते रहते हैं, और सन के रेस्पेक्ट में बात नहीं करें तो हम लोग रेस्ट में भी अपने आप को मान सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके अगल बगल कौन सी वस्तु है, आप किस कंडीशन में हैं, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप घर से स्कूल जाते हैं तो उस कंडीशन में रेफरेंस पॉइंट आपका घर है,
यदि आप घर से ट्यूशन जाते हैं तो उस कंडीशन में रेफरेंस पॉइंट आपका घर है, ये चीज आपको याद रखना है। ये ट्यूशन से आप घर जाते हैं तो उस स्थिति में रेफरेंस पॉइंट आप ट्यूशन को मान सकते हैं। तो यानी जहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस का भी मेजर करते हैं या अपनी स्थिति का भी मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला आपको ये चीज मैंने ऑलरेडी क्लास में 1-2 बार डिस्कस हो चुका है, थोड़ा हम इसको शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि आप समझें। सबसे पहले विराम के बारे में यदि बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि विराम किसको बोलते हैं, रेस्ट क्या होता है। आप सब लोग जानते होंगे कि कोई भी वस्तु है यदि वो समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन यदि वो नहीं कर रही है तो उसको रेस्ट में बोला जाएगा। कोई भी वस्तु है, समय बीतता गया, पता चला यदि ग्राफ के माध्यम से हम देखें तो आप एक ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एसटी ग्राफ बनाया और एसटी ग्राफ आप देखेंगे तो पता चला कि कोई भी बॉडी है, यहाँ उसको मैंने देखा और धीरे धीरे मैंने देखा कि टाइम तो बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन उसके डिस्प्लेसमेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। ठीक है, तो यहां से आप खूब बढ़िया से उसकी परिभाषा दे सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष, यहां से आप देख सकते हैं कि यदि कोई भी वस्तु हो यानी कोई भी वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन यदि नहीं करती है तो उसको हम लोग किस में बोलेंगे, उस वस्तु को हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी किस अवस्था में है, ये बॉडी जो है ये रेस्ट में है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। मैं एक बात आपको बता दूं कि आप यदि बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहते हैं तो एक बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि फंडामेंटल नॉलेज सबके लिए जरूरी है। बेसिक आपको नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग करते क्या है कि कुछ प्रॉब्लम को रट लेते हैं, लेकिन उससे आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आपको एक एक चीज का रीजन जानना पड़ेगा, काहे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। यही तो फिजिक्स है, यही तो साइंस है। यदि आप क्यों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अभी अधूरा नॉलेज है आपके पास। इसलिए क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, इन सारी क्यों पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे की यदि बात करें तो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग यदि बात करें, कोई भी बॉडी है, यदि कोई भी वस्तु समय के साथ आप निर्देश बिंदु यानी मूल बिंदु भी बोल सकते हैं के सापेक्ष अपनी स्थिति में यदि परिवर्तन करती है तो उसको हम लोग गति में बोलेंगे। अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसको हम लोग किस में बोलेंगे, विराम में बोलेंगे। ये बात आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। यहां से आप चाहे तो खूब बढ़िया से इसकी परिभाषा भी नोट कर सकते हैं कि यदि कोई, क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष, यदि कोई वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, क्या करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसको हम लोग किस अवस्था में बोलेंगे भाई, तो उसी को गति की अवस्था में बोला जाता है। तो ये परिभाषा एकदम सिंपल, एकदम आसान है और यही परिभाषा आसान नहीं है, जबकि पूरी इस चैनल पे आपको जो भी परिभाषा मिलेगा, जो भी डेरिवेशन मिलेगा, जो भी डेफिनेशन मिलेगा, एकदम सब सिंपल और इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसको विराम में बोलेंगे। और यदि कोई वस्तु समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपको मैंने बताया, आप गति की अवस्था, विराम की अवस्था कैनेमैटिक्स में भी आपको बताया गया होगा। और फिर हम लोग थोड़ा आगे की बात करते हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो मैं एक बात बता दूं कि आगे थोड़ा सा पूरी दुनिया को चलाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बल। ये पूरी दुनिया को चलाने वाला ये क्वांटिटी है। आप दुनिया का किसी भी काम को करते हैं, कुछ भी आप करते हैं या कुछ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा एक
एक वर्ड कार्य कर रहा है, एक एजेंट कार्य कर रहा है, जिसको हम लोग फोर्स बोलेंगे। चलिए आते हैं, तो बल की परिभाषा कई तरीका से अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीका से दिया गया है। बल की परिभाषा आप खुद से भी बना सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, बड़ी सिंपल है और आसानी से इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या बताएंगे कि बल वह भौतिक कारक है। क्या बताएंगे कि बल जो है वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को गति से विराम या विराम से गति की अवस्था में लाता है या लाने की चेष्टा करता है। याद रखना है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को गति से विराम या विराम से गति की अवस्था में लाता है या लाने की चेष्टा करता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को गति से विराम या विराम से गति की अवस्था में लाता है या लाने की चेष्टा करता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड की बात करें हम, तो साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग भी हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बल जो होता है वो दो क्वांटिटी मिलाकर के बनता है, F बराबर ma। m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। तो द्रव्यमान और त्वरण को यदि गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। यहां से भी आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से बल की माप होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स, नोटेड इट। एक बात याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द्रव्यमान और त्वरण की गुणनफल से यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण को गुणा कर दिया जाए तो किस क्वांटिटी की माप होगी। आपको हमेशा याद रखना है कि जब ऐसा काम करेंगे तो बल की माप होगी, और बल को कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। बल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। इस पूरी क्लास को हम कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट में पूरी कंप्लीट इसका वीडियो आपको मिले, 3 पार्ट में। अभी पहला पार्ट में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट देख सकते हैं। बल की परिभाषा हो गया, बल के फॉर्मूला भी ऑलरेडी मैंने वहां पे बता चुका है कि ये बराबर है में। कुछ बल से रिलेटेड यहाँ पे शॉर्टकट जानेंगे, बल के डिफाइन आगे भी करना है। तो सब लोगों को पता है कि बल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन सी है, तो बल का ही सही मात्रा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन में इस पूछा जा चुका है कि बल का ही सही मात्रा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि बल का ही सही मात्रा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, जिसको न्यूटन भी कहा जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ये दोनों बहुत ही फेमस क्वांटिटी है, आगे भी इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। यदि बल के विमीय सूत्र की हम बात करें तो आपको याद रखना है कि बल का विमीय सूत्र होता है mLT⁻², और ये राशि कौन है, तो यह एक सदिश राशि है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि बल का ये सही मात्रा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जिसको न्यूटन भी कहा जाता है। और यहां से विमीय सूत्र बता सकते हैं कि mLT⁻² होता है, और कौन राशि है, सदिश राशि है। अब ये मैंने बता दिया, अगर यहाँ पे आपको डायमेंशन लिखने आता है तो सबको पता है कि F बराबर ma होता है, तो m का बीमा क्या होता है आप लोगों को पता है, और इसका LT⁻² होता है। इसी तरीका से इसका बीमा क्या होता है, बनता है। ये बहुत ही सिंपल और इजी बात है, आपको याद रखना। चलिए बल क्या क्या कर सकता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में ही बताया था कि बल, दुनिया का यदि कोई भी काम हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं बिना बल के तो वो हो ही नहीं सकता। विदाउट फोर्स वी कांट डू एनीथिंग। बिना बल के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग विदाउट फोर्स यू कांट स्पीक। यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बिना बल के आप नहीं बोल सकते हैं। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो बिना बल के आप नहीं लिख सकते हैं। यदि आप साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, जीप, कार, कोई भी चीज ड्राइव करना चाहते हैं, विदाउट फोर्स यू कांट डू एनीथिंग। बिना बल के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ बातों को समझाने के लिए लिख दिया गया है, लेकिन बात आपको यही याद रखना है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो बल के कारण ही हो रहा है। आप देखिएगा कभी कभी इंसान वृद्धावस्था में चला जाता है और उस कंडीशन में कोई उससे एक सेंटेंस पूछे, एक वाक्य पूछे,
तो वो ऐसे बोलता है जैसे सुनने पर थोड़ा ऑड लगता है, उसकी आवाज नहीं, खांसना भी चाहता है, यदि खांसी उसको हो गई है वो भी संभव नहीं है, यानी बिना बल के कुछ संभव ही नहीं है। ऐसे कहने के लिए मैंने बताया, यहाँ पे कुछ बातों को बता दिया गया है कि बल किसी वस्तु को गति से विराम या विराम से गति की अवस्था में ला सकता है। आप देखे होंगे, आपको बढ़िया से ऑब्जर्व किए होंगे कि कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो उसको गति में जो कारक लाया है, जो एजेंट लाया है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो बल है। जो वस्तु, यदि वस्तु कोई विराम में है अब वो गति में आई है, तो जो कारक उस वस्तु को गति से विराम में या विराम से गति की अवस्था में लाया है, उस कारक को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उस एजेंट को ही हम लोग फोर्स बोलेंगे, बल बोलेंगे। उसके बाद बल क्या कर, बल किसी वस्तु को गति से विराम या विराम से गति की अवस्था में ला सकता है। बात नंबर यदि 2 की बात करें तो यह किसी वस्तु के आकार या आकृति को भी बदल सकता है। आप कई बार देखे होंगे, कोई भी वस्तु, कोई पैकेट है और उस पे ये वाला एक, मान लीजिए किसी चीज का पैकेट है, आज जैसे इस पे बल लगाएंगे तो इसकी पैकेट बदल जाएगी, इसकी शेप कुछ अलग टाइप की हो जाएगी। आप ये ठीक है। तो अभी हम कांटेक्ट के बेसिस के आधार पे, संपर्क के आधार पे भी बात करें तो संपर्क के आधार पे आप कई बार देखे होंगे बल के अलग अलग राइटर बल के अलग अलग टाइप से प्रकार लिखे हैं। तो यदि हम कई प्रकार से क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं, यदि कांटेक्ट के आधार पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बल 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो बल आप देखेंगे तो बाई संपर्क कांटेक्ट के माध्यम से लगेगा, और एक ऐसा बल होगा जो विदाउट कांटेक्ट लगेगा। जैसे में एक को मैंने यहाँ पे बोला है कि संपर्क या स्पर्शी बल की बात करें और एक को गैर संपर्क की बात करें, यानी कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये याद रखना, बड़ी सिंपल बात है। आप कभी कभी देखे होंगे कि कुछ ऐसे बल हैं नेचर में जो बिना कांटेक्ट के नहीं लग सकते हैं। आप ध्यान से देखे होंगे कि जब कोई बस, ट्रक, जीप, कार इत्यादि अगर सड़क पे चल रही है तो वहां पे सड़क, और यानी सड़क की बात करें तो सड़क आप यहाँ पे सब लोग देखे होंगे, और यहाँ पे पहिए देखे होंगे किसी भी वाहन के, और दोनों के बीच क्या होता है, एक बल लगता है, यहाँ पे एक बल लगता है, और इस बल को कहा जाता है घर्षण बल। तो ये कांटेक्ट के कारण लगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संपर्क बल कहा जाता है, इसको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। यहाँ इसकी परिभाषा भी दिया गया है कि जब दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर जो बल लगता है उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि आप साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, पॉडिल हमारे पैर के कांटेक्ट में आती है, तब हम क्या करते हैं कि पॉडिल को अपने पैर के माध्यम से दबाते हैं, और इस तरीका से जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोला जाता है मांसपेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स। इसके बाद की बात करें, तनाव की बात करें, टेंशन फोर्स की बात करें, तो आप कभी भी देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि आज तो के डेट में कई जगह आप देखेंगे कि सिलेंडर या कोई क्वांटिटी की मेजर होती है, यहाँ पे उस बॉडी को रख दिया गया, आप 2 मिनट में वो मेजर करके बता देगी। इसमें जो भी टेंशन क्रिएट होगा, जो भी बल लगेगा, उस तरीका से ये बता देगी, उससे फोर्स को टेंशन फोर्स कहा जाता है। टेंशन फोर्स के बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आगे भी इस पर डिस्कस करूंगा। तो ये सब कांटेक्ट के उदाहरण है, और कांटेक्ट की परिभाषा आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद की यदि हम बात करें कांटेक्ट के बारे में आप लोग, उसके बाद गैर, तो मैंने क्या बोला, ऐसा बल जो बिना संपर्क के लगता है, ऐसा बल जो बिना संपर्क के लगता है, ऐसे बल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बल को हम लोग बोलेंगे गैर संपर्क बल बोल सकते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं। जैसे में आप देखेंगे स्थिर विद्युत बल की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, चुंबकीय बल की बात करें। अब यदि बात करें कि स्थिर विद्युत बल का उपयोग कहाँ का किया जाता है, तो आप देख रहे हैं मार्कर से जो लिखा जा रहा है, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कमाल है। आप देखेंगे तो आज के समय में बाइक को स्प्रे किया जाता है, वो कलर हो जाता है, जो उस समय फोर्स वर्क कर रहा है उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। आप देखेंगे कि मनुष्य है, मनुष्य के अंदर, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर हड्डी है, मांस है, ये दोनों के बीच एक बल कार्य करता है, वो कौन सा बल है, तो ये सब कौन सा बल है, स्थिर विद्युत बल, इधर स्थिर विद्युत बल है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे स्थिर विद्युत बल ऐसे भी लगता है, जो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे Q है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे Q1 और Q2 दो बॉडी है,
तो ये संपर्क में नहीं है, बिना संपर्क के भी अपना प्रभाव दिखाता है, इसीलिए इस बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे तो जब कोई बॉडी को आप ऊपर फेंक देंगे तो पता चलेगा कि थोड़ी देर में वो बॉडी नीचे आई, कौन लाया, कौन बल लाया, इसके बारे में आप सोचेंगे, आप सुने भी होंगे। वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही बल नीचे आता है। उसके बाद चुंबकीय बल किसको बोलेंगे, दो चुंबक को एक दूसरे के संपर्क में लाइए, एक दूसरे के नजदीक लाइए, आपको एक प्रभाव दिखेगा, एक बल दिखेगा, उस बल को ही आप क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल। तो ये सब नॉन कांटेक्ट के उदाहरण है। उसके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक अरस्तु की भ्रामकता की यदि बात करें तो उन्होंने क्या बताया था कि अरस्तु के अनुसार पिंड को गतिशील रखने के लिए, यानी कोई भी पिंड को यदि आप गतिशील रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी पिंड गतिशील हो तो उसके लिए एक बल लगाना पड़ेगा, और यानी बाह्य बल की जरूरत होती है। बिना बाह्य बल के, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स नेवर ए बॉडी मूव, बिना बाह्य बल के कोई बॉडी मूव नहीं कर सकती है। बाह्य बल चाहिए ही, एक्सटर्नल फोर्स के बिना कोई भी बॉडी मूव नहीं करेगी। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक बहुत बढ़िया गैलीलियो ने नियम दिया था, जिसको हम लोग बोलेंगे जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है, तो ये प्रत्येक वस्तु का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी में रहने की प्रयास करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का वो क्या करती है, विरोध करती है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, और यदि विराम में है तो वो विराम में रहना चाहती है। यहां भी आपको बढ़िया से इस बात को आप देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, यह किसी वस्तु का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी में रहने की क्या करती है, वो प्रयास करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, वो विरोध करती है। अर्थात में भी बात यदि लिखा गया है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु अब गति में है तो गति में रहना चाहती है, विराम के विरोध करती है, और यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है, वो गति का विरोध करती है। जो वस्तु जिस अवस्था में है, गति में है तो वो गति में रहना चाहती है, विराम का विरोध करती है। यदि विराम में है, जो जिस अवस्था में है, तो नेचर पे भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो पढ़ता ही रहता है हमेशा, वो कितना भी पढ़ ले उसको लगता है कि अभी हम कम पढ़े हैं, तो वो उसके लिए वो सिंपल, कोई नहीं पढ़ता है उसको बोलिएगा कि थोड़ा पढ़ लो। तो जो जिस अवस्था में, आप कभी कभी देखिएगा कोई मूवी देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, अचानक कोई आकर के डिस्टर्ब कर दिया, बड़ी गुस्सा आता है, यानी वो क्या कर रहा था, वो मूवी देख रहा था, क्या विचार अभी वो देखना चाहता था, बीच में कोई आकर के डिस्टर्ब कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु का वह गुण है, वो जिस अवस्था में है वो उसी में रहने की प्रयास करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। इंसान भी है, अच्छा कर रहा है तो अच्छा करते करते परेशान है, बुरा कर रहा है तो वही करते करते परेशान है। तो ये गैलीलियो के नियम बॉडी के साथ साथ इंसान पे भी लागू हो जाता है। ठीक है, जड़त्व किसकी माप है, तो जड़त्व यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन पॉइंट पे बात लिखा गया है, जड़त्व का माप वस्तु के द्रव्यमान की, यहाँ पे आप देख सकते हैं जड़त्व का माप वस्तु के द्रव्यमान की माप है, ये बात याद रख सकते हैं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई साइकिल धक्का मारे तो आपको अलग प्रभाव महसूस होगा, ट्रक धक्का मारे तो अलग होगा, यानी उसके सब मास का कारण, उसका रीजन क्या है, मास उसका द्रव्यमान है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, जड़त्व के प्रकार की यदि हम बात करें तो जड़त्व कितने प्रकार का होता है, जड़त्व 3 प्रकार का होता है, याद रखना है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, ये 3 प्रकार का जड़त्व होता है। ये बात आपको हमेशा का करना है, याद रखना है। कौन कौन जड़त्व होता है, गति का जड़त्व, यहाँ विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। इसके बाद अगर हम बात करें तीनों की, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे विराम के जड़त्व का। तो मैंने इसके पहले ही बताया कि विराम का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, यहां से बता सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में, यानी कोई भी वस्तु यदि विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहता है, गति का विरोध करता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, क्या चाहता है, विराम में रहना चाहता है, किसका विरोध करता है, गति का, यानी वो चाहता है कि हम जिस अवस्था में है उसी में रहें, अपनी स्थिति में परिवर्तन का वो विरोध करता है। चलिए
विराम के जड़त्व से संबंधित कुछ प्रश्न की यदि हम बात करें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। आप कभी कई बार देखे होंगे कि वाहन में बैठा व्यक्ति, वाहन अचानक चली और व्यक्ति पीछे की ओर झुक गया। इसका क्या कारण है? वो पीछे क्यों झुक गया? इसका कारण है कि गाड़ी अचानक चलने पर गाड़ी तो एक पार्ट है वो गतिशील हो गई, लेकिन व्यक्ति क्या था? विराम की अवस्था में था। वो क्या चाहता था? विराम में रहना चाहता था और विराम के जड़त्व के कारण पीछे क्यों झुक गया। यहाँ से इसके आंसर भी आपको बढ़िया से लिख सकते हैं कि विराम अवस्था में स्थित वाहन पर बैठा व्यक्ति, यहाँ पे विराम अवस्था में स्थित वाहन पर बैठा व्यक्ति वाहन अचानक चलने पर इसलिए पीछे की ओर झुक जाता है क्योंकि वाहन तो गतिशील हो जाती है, लेकिन व्यक्ति विराम अवस्था में ही रहता है और विराम के जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुक जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट। और भी एक लाइन में इसकी परिभाषा बताना चाहते हैं तो विराम के जड़त्व के कारण अचानक वाहन चलने पर, यहाँ पे इसका सेकंड परिभाषा आप दे सकते हैं कि विराम के जड़त्व के कारण अचानक वाहन चलने पर उस पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, अगर एयरफोर्स एंड डीए की बात करें तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि यदि कोई गाड़ी विराम अवस्था में उस पर कोई व्यक्ति बैठा है, गाड़ी अचानक चली, व्यक्ति पीछे की ओर झुक गया, इसका क्या कारण है? तो कारण आप बताएंगे कि विराम के जड़त्व के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, आगे की यदि बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन पर दूसरा क्वेश्चन पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि किसी डाली को अगर हिलाया जाए, किसी वृक्ष के डाली को, तो उस पर लगा फल क्यों गिर जाता है? इसका क्या कारण है? तो आप देख सकते हैं कि डाली को हिलाने पर, यहाँ पे डाली को हिलाने पर लगा फल इसलिए गिर जाता है क्योंकि डाली तो गति की अवस्था में आ जाती है, जबकि फल की बात करें तो विराम अवस्था में रहता है और वो क्या करता है? गति का विरोध करता है और विराम के जड़त्व के कारण वो क्या होता है? फल नीचे गिर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप कभी कभी देखे होंगे कि डंडा से पीटने पर, कोई कालीन या कंबल है, डंडा से पीटा गया तो उस पर लगा धूल कण गिर जाता है। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि कालीन या कंबल तो गतिशील हो जाता है, लेकिन उस पर लगा फल, उस पे जो धूल कण लगे तो विराम अवस्था में होते हैं, विराम के जड़त्व के कारण गिर जाते हैं। चलिए आते हैं गति के जड़त्व पर। तो मैंने ये परिभाषा बहुत आसान है। यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, विराम का विरोध करता है, विराम का विरोध करता है। ठीक है, इस कंडीशन के बाद ये बात आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद की अगर हम बात करें, यहां से परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से देखिए, गति के जड़त्व से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, जैसे में कि चलती हुई गाड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति ब्रेक लगाने पर अचानक आगे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण? इसका कारण यही है कि चलती हुई गाड़ी पर, यहां से आप देखिए, चलती हुई गाड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति ब्रेक लगाने पर अचानक आगे की ओर क्यों झुक जाता है? व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर इसलिए झुक जाता है क्योंकि गाड़ी तो विराम अवस्था में आ जाती है। गाड़ी किस अवस्था में आ जाती है? विराम अवस्था में आ जाती है, लेकिन उस पर बैठा व्यक्ति गति की अवस्था में होता है। बैठा व्यक्ति किस अवस्था में होता है? गति की अवस्था में होता है और गति के जड़त्व के कारण वो क्या हो जाता है? आगे की ओर झुक जाता है। यहाँ से खूब बढ़िया से आप इसकी आंसर लिख सकते हैं। आगे आप देखिएगा तो दौड़ता हुआ व्यक्ति आगे ठोकर लगने पर आगे की ओर गिरता है। उसका क्या कारण है? सेम कारण यही है, गति के जड़त्व के कारण यही होता है। दिशा के जड़त्व की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिशा के जड़त्व क्या बताता है कि कोई भी वस्तु जिस दिशा में गतिशील है वो उसी दिशा में गति करने के प्रयास करती है, अपने दिशा में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, अब आप देखे होंगे कभी कभी गाड़ी के चक्का स्लिप किया तो पीछे की ओर कीचड़ फेंकता है। इसका क्या कारण है? इसके बाद यदि बात करें तो हम लोग न्यूटन के गति के नियम पे बात करेंगे। तो आगे क्या है इसका उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा दिशा के, उसके बाद न्यूटन गति संबंधित नियम 1687 में न्यूटन ने प्रिंसिपिया बुक में 3 नियम दिया था। कौन कौन नियम था? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो न्यूटन के गति का तीनों नियम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डिफाइन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा
लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।